नमस्कार। आज हमारे सामने उत्तराखंड स्नातक स्तरीय परीक्षा 2025 के लिए एक प्रैक्टिस सेट से जुड़े कुछ स्रोत हैं और हमारा इरादा यही कि इस पूरी सामग्री की तह तक जाएं और मतलब जो ज्ञान और समझ के सबसे ज़रूरी हिस्से हैं ना, उन्हें निकालकर सामने लाएं। समझिए कि ये जानकारी के विशाल सागर में एक तरह की गोताखोरी है ताकि कम समय में ज़रूरी बातें पता चल जाएं, वो भी कुछ रोचक अंदाज में। तो चलिए फिर खोलते हैं इसे, देखते हैं कि ये अभ्यास सेट हमें हिंदी भाषा के बारे में, उत्तराखंड के इतिहास और संस्कृति के बारे में, भारतीय राजनीति, सामान्य ज्ञान और हाँ, तर्क क्षमता के बारे में क्या सिखाता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ जैसे आपने कहा सवालों और जवाबों की लिस्ट नहीं है। ये एक मौका है ये समझने का कि ये अलग-अलग विषय ये आपस में कैसे जुड़े हुए हैं और क्यों ज़रूरी हैं, मतलब परीक्षा के लिहाज से भी और वैसे भी सामान्य जानकारी के लिए। देखते हैं कि इन स्रोतों में क्या है, मतलब ऊपर-ऊपर से नहीं, थोड़ा गहराई में। हाँ, तो शुरुआत भाषा से करते हैं, हिंदी से। स्रोत में कुछ दिलचस्प बातें हैं, जैसे अयोगवाह ध्वनियाँ, अंग और अह। हम्म, ये थोड़ी मतलब अलग सी हैं, न पूरी तरह स्वर, न व्यंजन। क्या खास है इनमें? हाँ, ये अच्छा सवाल है। देखिए, अयोगवाह जो है अनुस्वार अंग और विसर्ग अह, इनकी वर्णमाला में अपनी एक अलग ही जगह है। जैसा आपने कहा, व्याकरण के हिसाब से देखें तो ना ये स्वर है न व्यंजन, पर भाषा में अर्थ बनाने में इनका रोल बहुत अहम है। अच्छा, जैसे? जैसे अंत शब्द है या अतः है, तो इनको समझना सिर्फ नियम जानना नहीं है, बल्कि ये भाषा की जो ध्वनि व्यवस्था है ना, और उसका जो लिखा हुआ रूप है, उसके रिश्ते को समझना है। साफ बोलने और लिखने के लिए ज़रूरी है, और अक्सर परीक्षाओं में ऐसी ही बारीक चीज़ों पर सवाल बनते हैं। और भाषा सिर्फ व्याकरण तो नहीं है, भावनाएं भी हैं। हम्म, मुझे स्रोत में अलंकार का एक उदाहरण मिला, विशेषोक्ति अलंकार। हम्म, नीर भरी नित्य प्रति रहे, तऊ न प्यास बुझाए। मतलब आंखों में पानी हमेशा है, फिर भी प्यास नहीं बुझती। कारण है, पर काम नहीं हो रहा। ये तो बड़ा दिलचस्प है। बिल्कुल दिलचस्प है। और देखिए, अलंकारों का काम सिर्फ सजाना नहीं होता, वो असल में अर्थ को ज्यादा असरदार, ज्यादा गहराई से बताने की तरीके हैं। विशेषोक्ति, जैसा आपने बताया, कारण के होते हुए भी काम न होने की बात करता है। ये एक विरोधाभास जैसा लगता है ना? हाँ, बिल्कुल। पर इसके जरिए गहरी भावनाएं, जैसे कोई इच्छा पूरी ना हो रही हो या विरह का दुख हो, वो उभर कर आती हैं। तो अलंकारों को समझना मतलब भाषा की ताकत को समझना है। इसी तरह स्रोत में खंड काव्य और महाकाव्य का फर्क भी बताया गया है। अच्छा, वो क्या है? खंड काव्य मतलब जीवन के किसी एक हिस्से या घटना पर फोकस होता है, छोटा होता है। राइट। और महाकाव्य वो किसी नायक के पूरे जीवन या किसी बड़ी घटना का पूरा विस्तार से वर्णन करता है। तो ये साहित्य के अलग-अलग रूप समझने में मदद करता है। सही है। और शब्दावली, वो भी तो जरूरी है भाषा पर पकड़ के लिए। स्रोत में कुछ उदाहरण है, जैसे ऋजुता का विलोम वक्रता, हाँ, सीधापन और टेढ़ापन। और बारात का तत्सम रूप वर यात्रा, और तिमिर का पर्यायवाची अंधकार। क्या ये दिखाता है कि शब्दों के ज्ञान पर काफी जोर है? निश्चित रूप से। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में, और खासकर जहां हिंदी विषय हो, शब्दावली तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। विलोम, पर्यायवाची, तत्सम तद्भव, हाँ, ये सब। भाषा पर आपकी पकड़ को दिखाता है। स्रोत में देखिए, शैलेश मटियानी का जिक्र है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जिक्र है, उनकी रचनाएं भी बताई गई हैं। आकाश कितना अनंत है, कुकुरमुत्ता। हाँ। जी, तो मतलब साफ है, सिर्फ शब्द नहीं, लेखक और उनका काम, उनकी रचनाएं, ये सब जानना भी जरूरी है। और एक और चीज है, स्रोत में केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना 1 मार्च 1971 का जिक्र है। अच्छा, वो क्यों अहम है? वो इसलिए अहम है क्योंकि वो दिखाता है कि भाषा सिर्फ साहित्य की चीज नहीं है, उसका एक प्रशासनिक पहलू भी है, मानकीकरण का पहलू है। मतलब कैसे भाषा को सरकारी कामकाज के लिए तैयार किया जाता है। ये तो है। चलिए अब उत्तराखंड पर आते हैं। स्रोत तो बताता है कि इसके इतिहास और संस्कृति की काफी गहरी जानकारी चाहिए, सिर्फ ऊपर ऊपर से काम नहीं चलेगा। चंद वंश के जमाने की बात है। कुमैया खिल्लत, ये क्या चीज थी? देखिए, कुमैया खिल्लत एक तरह की सम्मान वाली पोशाक होती थी। चंद राजा इसे वीरता दिखाने वाले या कोई खास सेवा करने वाले को देते थे। स्रोत में उदाहरण भी है कि ज्ञानचंद ने ये अपने सेनापति नीलू कठायत को दी थी। अच्छा। इसी तरह खैरागढ़ संधि का जिक्र है 1688 की,
ये चंद राजा उद्योतचंद और डोटी के राजा देवपाल के बीच हुई थी। डॉटी मतलब नेपाल वाला इलाका। हाँ, पड़ोसी राज्य था। तो ये संधि उस समय के जो राजनीतिक संबंध थे, जो शक्ति संतुलन था, उसे दिखाती है। ये छोटी छोटी बातें लगती हैं, पर उस जमाने की पूरी तस्वीर बनाती हैं। सही कहा। और एक शब्द है पवेला, ये दस्तकार के लिए इस्तेमाल होता था। जी हाँ, चंदवंश के समय कारीगर या दस्तकार को पवेला कहते थे। ये उस समय की सामाजिक बनावट के बारे में बताता है। और देखिए, सिर्फ चंदवंशी नहीं, स्रोत ब्रिटिश काल की तरफ भी जाता है। जैसे कमिश्नर ट्रेल ने स्टैम्प पेपर पर शुल्क लगाया था। हाँ, और पटवारी का पद भी बनाया था शायद 1816 के आसपास। बिल्कुल, ये कदम दिखाते हैं कि कैसे चंदों और गोरखाओं के बाद अंग्रेजों ने धीरे धीरे अपना सिस्टम जमाया, रेवेन्यू सिस्टम को ठीक किया, जमीन के लेवल पर कंट्रोल बढ़ाया। मतलब आधुनिक प्रशासन की शुरुआत कह सकते हैं, एक तरह से नींव रखी। स्रोत में गोरखा काल की फौज के बारे में भी बताया है, जागचा और ढाकचा। ये क्या थे? जागचा मतलब परमानेंट सैनिक और ढाकचा मतलब टेम्परेरी, जब जरूरत पड़ी तब भर्ती किए गए सैनिक। ये उस समय की मिलिट्री व्यवस्था को समझने में मदद करता है। और टिहरी रियासत, उसका भी जिक्र है। कीर्ति शाह ने 1907 में इंपीरियल सफरमैन सेना बनाई और सत्यप्रसाद रतूड़ी ने 1935 में बाल सभा बनाई। ये क्या बताता है टिहरी के बारे में? ये दोनों बातें टिहरी के इतिहास के दो अलग अलग पहलू दिखाती हैं। इंपीरियल सफरमैन सेना का बनना दिखाता है कि टिहरी रियासत के राजा ब्रिटिश राज के साथ कैसे जुड़े थे, सहयोग कर रहे थे। अच्छा। और दूसरी तरफ बाल सभा का बनना सामाजिक और राजनीतिक चेतना के जागने का संकेत है, जो बाद में प्रजामंडल आंदोलन बना। हाँ, टिहरी प्रजामंडल की स्थापना की तारीख भी दी है, 23 जनवरी 1939। जी, ये सब दिखाता है कि कैसे राष्ट्रीय आंदोलन का असर रियासतों पर भी पड़ रहा था और कैसे वो भारत में मिलने की तरफ बढ़ रही थीं। ये पूरी कहानी है उत्तराखंड के विकास की। और संस्कृति, वाह, संस्कृति का रंग तो खूब है इन स्रोतों में। चंपावत की लोक गायिका कबूतरी देवी का नाम है। हाँ, बहुत प्रसिद्ध थी वो। और जौनसारी जनजाति की शब्दावली भी है, जैसे आल, वो रंग बिरंगी ऊनी जूतियां, और डिगवा ऊनी टोपी। ये तो बहुत ही खास जानकारी है। बिल्कुल, और यही तो उत्तराखंड की खासियत है, इतनी सांस्कृतिक विविधता। कबूतरी देवी जैसे लोक कलाकारों का जिक्र लोक परंपराओं की अहमियत बताता है। और आल, डिगवा जैसे शब्द सिर्फ चीजें नहीं है, वो जौनसारी संस्कृति की पहचान है। स्रोत में थड़िया नृत्य गीत का भी जिक्र है और चौखला नाच की अलग अलग शैलियां भी, खड़ा, मयूर, लाड़ली। ये सब दिखाता है कि संस्कृति कितनी जिंदा और रंगीन है। ऐसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं सांस्कृतिक जागरूकता परखने के लिए। एक और रिवाज का जिक्र है, कुशोल या कलेऊ। जब शादीशुदा महिला मायके से ससुराल लौटती है तो जो पकवान लाती है उसे कहते हैं। ये अभी भी होता है क्या? हाँ, गढ़वाल और कुमाऊं में थोड़े अलग अलग नामों से ये रिवाज आज भी कई जगह है। ये रिश्तों की गर्माहट दिखाता है, सामाजिक जुड़ाव दिखाता है। अच्छा, मंदिरों का भी जिक्र है। टिहरी में पलेठी का सूर्य मंदिर, अल्मोड़ा का कटारमल सूर्य मंदिर। जी, कटारमल तो बहुत प्रसिद्ध है। ये सिर्फ पूजा की जगह नहीं है, ये हमारी वास्तुकला, हमारे इतिहास के नमूने हैं। और पौड़ी के पैठानी में राहु मंदिर, राहु का मंदिर, ये तो अनोखा है। हाँ, ये वाकई अनोखा है। भारत में शायद गिने चुने राहु मंदिरों में से एक है। और ये बात कि केदारनाथ के रावल मतलब मुख्य पुजारी वो मैसूर के जांगम समुदाय से होते हैं, सैकड़ों मील दूर। ये कैसे? ये वाकई में बहुत ही असाधारण और गहरा ऐतिहासिक कनेक्शन है। ये दिखाता है कि भारत में सांस्कृतिक और धार्मिक रिश्ते कितने पुराने और कितने फैले हुए हैं, भूगोल की सीमाओं से परे। सच में, ये तो राष्ट्रीय एकता का एक जीता जागता उदाहरण है। बिल्कुल, जो सदियों से चला आ रहा है। अब थोड़ा भूगोल और अर्थव्यवस्था पर आते हैं। उत्तराकाशी का दयारा बुग्याल, जिक्र है कि चंद्रप्रभा एतवाल ने इसे पर्यटन मानचित्र पर लाने में मदद की। ये बुग्याल क्या होते हैं? बुग्याल मतलब पहाड़ों में ऊंचाई पर जो घास के मैदान होते हैं ना, अच्छा, अल्पाइन मेडोस, जी। वो उत्तराखंड की एक खास पहचान है। ये बहुत नाजुक इकोसिस्टम होते हैं, पशु चराने के लिए, टूरिज्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इनमें बायोडाइवर्सिटी भी खूब होती है। और चंद्रप्रभा एतवाल, वो खुद एक जानी मानी पर्वतारोही हैं, अर्जुन अवार्डी हैं। उनके जैसे लोगों के प्रयासों से ही दयारा बुग्याल जैसी जगहों को पहचान मिली। स्रोत ये भी बताता है कि राज्य में खेती लायक जमीन सिर्फ लगभग 13% है। बस 13%? ये पहाड़ी भूगोल की चुनौती दिखाता है और इसका असर अर्थव्यवस्था पर कैसे पड़ता है ये भी बताता है। इसी से जुड़ा है ई नाम,
यानी ई राष्ट्रीय कृषि बाजार। स्रोत कहता है काशीपुर, हरिद्वार, सितारगंज जैसी मंडियां इससे जुड़ी हैं। ये क्या है और किसानों को क्या फायदा? ई-नैम एक ऑनलाइन पोर्टल है। इसका मकसद है देश भर की कृषि मंडियों को एक नेटवर्क से जोड़ना। इससे किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं और उम्मीद है भी बेहतर दाम भी मिले। ये खेती की मार्केटिंग को मॉडर्न बनाने का एक तरीका है। और उत्तराखंड की मंडियां इसमें शामिल हैं। हाँ, स्रोत बता रहा है कि 20 मंडियां अब तक जुड़ चुकी हैं। ये दिखाता है कि राज्य की अर्थव्यवस्था भी आधुनिक हो रही है। इसी तरह 2009 में देहरादून में उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय का बनना, ये भी पारंपरिक ज्ञान को बढ़ावा देने और शायद उसे हेल्थ और टूरिज्म से जोड़ने की कोशिश है। तो ये सब चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, भूगोल, अर्थव्यवस्था, प्रशासन, शिक्षा। बिल्कुल। उत्तराखंड तो ठीक है, लेकिन जाहिर है ये भारत और दुनिया से अलग तो है नहीं। स्रोत हमें राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर भी ले जाता है। इतिहास में देखें तो 1857 का विद्रोह लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ। ये तो पता है, पर क्यों जरूरी है ये जानना? जरूरी इसलिए क्योंकि लॉर्ड कैनिंग उस वक्त गवर्नर जनरल थे और विद्रोह के बाद भारत के पहले वॉइसरॉय बने। ये घटना बहुत बड़ा मोड़ थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हुआ और सीधा ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हुआ। हाँ, ये तो बड़ा बदलाव था। और स्रोत में रायचूर दोआब के झगड़े का भी जिक्र है। कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का इलाका बहुत उपजाऊ था शायद। हाँ, बेहद उपजाऊ। और इसी वजह से विजयनगर और बहमनी सल्तनत के बीच सदियों तक लड़ाई चली। ये दिखाता है कि कैसे जमीन और संसाधन इतिहास में लड़ाइयों की वजह बनते हैं। और लॉर्ड एल्टन स्मिथ का वो बयान, भारत को तलवार के बल पर जीता गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। बाप रे, ये तो सीधी बात है। बिल्कुल, ये उस दौर की ब्रिटिश सोच को साफ साफ दिखाता है। उनके राज का आधार क्या था, वो इस बयान से जाहिर है। स्रोत में गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों का भी जिक्र है, फतेह सिंह और जोरावर सिंह, जिन्हें दीवार में चुनवा दिया गया था। बहुत दुखद घटना है ये। जी, बहुत ही मार्मिक और दुखद। ये सारी घटनाएं, ये बयान, ये भारतीय इतिहास के अहम मोड़ हैं, विचारधाराएं हैं, संघर्ष हैं। ये सिर्फ तथ्य नहीं हैं, ये सबक हैं। संविधान और राज्य व्यवस्था पर आते हैं। अनुच्छेद 245 और 248 का जिक्र है। 245 संसद को कानून बनाने की शक्ति देता है और 248 अवशिष्ट शक्तियों की बात करता है। ये क्या है असल में? देखिए, ये अनुच्छेद भारत के फेडरल स्ट्रक्चर में शक्तियों का बंटवारा तय करते हैं। अनुच्छेद 245 कहता है कि संसद पूरे देश या उसके किसी हिस्से के लिए कानून बना सकती है और राज्य की विधानसभा अपने राज्य के लिए। और अनुच्छेद 248 कहता है कि जो विषय संविधान की किसी लिस्ट, संघ, राज्य या संवर्ती में नहीं है, उन पर कानून बनाने की शक्ति सिर्फ संसद के पास होगी। इन्हें कहते हैं अवशिष्ट शक्तियां या रेजिडुअल पावर्स। अच्छा, तो जो कहीं नहीं लिखा वो केंद्र के पास। हाँ, मोटे तौर पर यही मतलब है। ये केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंधों की बुनियाद हैं। स्रोत में क्षेत्रीय परिषदों के मुख्यालय का भी जिक्र है, जैसे दक्षिणी परिषद का चेन्नई में है और निंदा प्रस्ताव पर फैसला लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ये छोटी बातें क्यों जरूरी हैं? क्षेत्रीय परिषदें राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए बनी हैं। उनके मुख्यालय जानना एडमिनिस्ट्रेटिव ज्योग्राफी का हिस्सा है। और निंदा प्रस्ताव वो संसद की कार्यवाही का एक तरीका है सरकार की आलोचना करने का। ये जानना कि इसे स्वीकार करना है या नहीं, ये अध्यक्ष का अधिकार है। ये पार्लियामेंट्री प्रोसेस की समझ दिखाता है। ये सब चीजें बताती हैं कि भारत का शासन तंत्र काम कैसे करता है। और अब कुछ दुनिया भर का ज्ञान। स्रोत पूछता है, आग का आविष्कार किसने किया? जवाब है होमो इरेक्टस। और सबसे ज्यादा खारापन मृत सागर में। बड़े रोचक तथ्य हैं ये। हाँ, और ये दिखाते हैं कि सामान्य ज्ञान का दायरा कितना बड़ा हो सकता है, इंसान के विकास से लेकर दुनिया के भूगोल तक। स्रोत में SIDBI की स्थापना की तारीख भी दी है, 2 अप्रैल 1990। SIDB यानी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये जरूरी है क्योंकि SIDB भारत में जो छोटे और मझोले उद्योग है ना, MSMEs, उनको पैसा देने और उनके विकास के लिए सबसे बड़ी संस्था है। अच्छा, MSMEs के लिए। जी, जो हमारी अर्थव्यवस्था का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक और शब्द है प्रच्छन्न बेरोजगारी या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। स्रोत कहता है ये ज्यादातर कृषि में दिखती है। सुना तो है, पर इसका मतलब क्या है ठीक से? प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब है ऐसी स्थिति जहां किसी काम में, खासकर खेती जैसे पारिवारिक कामों में, जरूरत से ज्यादा लोग लगे हुए हैं। मतलब काम कम, लोग ज्यादा? हाँ, बिल्कुल। ऐसा लगता है कि सब काम कर रहे हैं, लेकिन अगर उनमें से कुछ लोगों को हटा भी दें तो टोटल प्रोडक्शन कम नहीं होगा। मतलब उन फालतू लोगों का काम में योगदान लगभग 0 है। ओह,
अच्छा। ये अल्प रोजगार का ही एक रूप है और विकासशील देशों में आम है। स्रोत में मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का भी जिक्र है। सेपरेशन ऑफ पावर्स। हाँ, यानी सरकार की 3 शाखाएं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इनकी शक्तियां अलग अलग हों ताकि कोई एक बहुत ज्यादा ताकतवर ना हो जाए। यह आज के लोकतंत्र का आधार है। तो ज्ञान के इतने सारे पहलू, और फिर आती है तर्क क्षमता, मतलब जानकारी का इस्तेमाल कैसे करना है। जैसे एक सवाल है, घड़ी सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलती है, तो घंटे की सुई कितने डिग्री घूमेगी? इसका जवाब स्रोत में 180 डिग्री दिया है और वो सही है। कैसे? देखिए, सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक कितने घंटे हुए? 6 घंटे। हाँ, 6 घंटे। हम्म। घंटे की सुई पूरा चक्कर यानी 360 डिग्री 12 घंटे में लगाती है। तो 1 घंटे में कितना घूमी? 360 को 12 से भाग दें तो 30 डिग्री। अच्छा, 1 घंटे में 30 तो डिग्री। 6 घंटे में 6 गुना 30 यानी 180 डिग्री। सीधा सा हिसाब है। हाँ, ये तो लॉजिकल है। एक और उदाहरण कोडिंग का है। अगर सिस्टर को 535301 लिखा है, तो रस्टिक को क्या लिखेंगे? स्रोत में उत्तर है 185336। ये कैसे हुआ? इसमें लगता है कि हर अक्षर को एक कोड दिया गया है, शायद सिस्टर वाले कोड्स, और हो सकता है कोई और शब्द जैसे अंकल दिया हो, उसके कोड्स इस्तेमाल करने हो। जैसे सिस्टर में S5I3T3E0R1 है, तो रस्टिक के लिए R1 सिस्टर से, U8 शायद कहीं और से, S5 सिस्टर से, T3 सिस्टर से, I3 सिस्टर से, C6 शायद कहीं और से, तो बन गया 185336। अच्छा, तो ये पैटर्न ढूंढना है, ये सिर्फ पहेलियां नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये सवाल आपकी विश्लेषणात्मक सोच, एनालिटिकल थिंकिंग को परखते हैं। आप पैटर्न कैसे पहचानते हैं, पैटर्न रिकग्निशन, आप समस्या का समाधान कैसे करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये काबिलियत सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं, जिंदगी में हर जगह काम आती है। काम में, फैसले लेने में। ये दिखाती हैं कि कोई इंसान जानकारी को कैसे समझता है और नतीजे निकालता है। तो हमने देखा कि ये एक अभ्यास सेट हमें कहाँ-कहाँ ले गया। भाषा की बारीकियों से उत्तराखंड के इतिहास और पहाड़ों तक, फिर भारत के संविधान और दुनिया के कोनों तक, और आखिर में दिमाग की कसरत तक भी। सच में ज्ञान का कितना बड़ा दायरा है। तो इस सब का निचोड़ क्या है? निचोड़ यही है कि देखिए, सुविज्ञ होने का मतलब सिर्फ बहुत सारे फैक्ट्स रट लेना नहीं है, बल्कि उन फैक्ट्स को जोड़ना, उनके बीच का रिश्ता समझना और उन्हें एक बड़ी तस्वीर में देख पाना है। इस तरह की तैयारी, जैसा ये स्रोत इशारा कर रहा है, वो रटने पर नहीं बल्कि समझ बनाने पर जोर देती है। ये अलग अलग फील्ड के ज्ञान को एक साथ लाने और पैटर्न देखने की क्षमता बढ़ाती है। और ये क्षमता तो हर किसी के लिए जरूरी है, चाहे वो परीक्षा दे रहा हो या बस दुनिया को बेहतर समझना चाहता हो। और ये हमें आज के आखिरी सवाल पर लाता है। स्रोत में हमने देखा कि ताज़ा जानकारी का जिक्र है, जैसे परीक्षा की तारीख 2025 या हाल में आई कोई किताब संस्कृति का 5वां अध्याय अप्रैल 2025। और दूसरी तरफ इतिहास, भाषा, संविधान जैसे विषय हैं जिनका ज्ञान स्थायी है, कालातीत है। तो सवाल ये है कि इन दोनों तरह की जानकारी, मतलब जो बदलती रहती है, करंट अफेयर्स जैसी, और जो स्थायी है, मूलभूत है, इनके बीच सही तालमेल कैसे बिठाएं? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। अपडेटेड रहना कितना जरूरी है और गहरी बुनियादी समझ बनाना कितना, इस पर सोचिएगा जरूर।